ये जो है कड़वक, गड़बड़ नहीं कड़वक, ये जो कड़वक है ये आप लोग का फर्स्ट कविता है और इसके जो कवि हैं, ठीक है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है, जिनका फोटो आप लोग देखे हैं। अब ये जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इनका जन्म हुआ था 15वीं शती यानी लगभग सन 1500 के आसपास में। शती यहाँ पे उत्तरार्ध है, क्या है, उत्तरार्ध है। और ऐसा अनुमान है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अनुमान लगाया गया है कि लगभग इनका जो जन्म है 1492 के आसपास हुआ था। एकदम एग्जैक्ट नहीं है, होता ना कि जैसे किस सन में जन्म हुआ था तो किसी किसी का रहता है कि 1560 1545 जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा अनुमान है कि लगभग ये 1492 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर, तो इनका जन्म हुआ था अमेठी का एक जगह है जायज। अमेठी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। यूपी में एक शहर है अमेठी और उसका एक छोटा सा गांव है, ठीक है, जायज, ठीक है। तो जायज पे जो गांव में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको लोग जायसी कहते थे। क्या कहते थे, जायसी। अब मरे कब, तो ये भी अनुमान है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कि 1548 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब कितने साल जिए, 8 साल इधर और 48 साल इधर, 8 8 16 56 साल के आसपास तक जिए थे, ठीक है। अब इनके जो पिता थे उनका नाम था मलिक शेख ममरेज, ठीक है। मलिक, ये मालिक हो गया लेकिन मलिक शेख ममरेज है, ठीक है ना, इनके पिताजी थे। अब आगे बढ़िए, ये सारा चीज आप लोग को याद करना है, यही से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा कि कड़वक किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि कहाँ का रहने वाले थे, तो जायज यानी यूपी के अमेठी में। पिताजी का नाम पूछता है इनका। और इससे ज्यादा जो खतरनाक क्वेश्चन है जो आप लोग के अक्सर एग्जाम में मिलता है, वो जानते हैं क्या है, इधर देखिए, यह क्वेश्चन है इनकी कृति। कृति का मतलब क्या होता है, कृति का मतलब होता है रचना। रचना मतलब लेख, कि इन्होंने क्या क्या लिखा था। तो ये जो रचना है पद्मावत, इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पद्मावत फिक्स है, ठीक है। ये पद्मावत इनकी क्या है, एक पुस्तक है, ठीक है। फिर उन्होंने अखरावट भी लिखा, आखिरी कलाम भी लिखा, इन्होंने चित्रलेखा भी लिखा, कहरनामा लिखा, पंचायत लिखा, होलीनामा और इतरावत। इतनी सारी रचनाएं की, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है, प्रसिद्ध है, जिसके लिए जाने जाते हैं, वो कौन सा है, पद्मावत है, ठीक है। तीन सभी को भी याद करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर, पीर का मतलब क्या होता है, पीर का मतलब दर्द, कष्ट, ठीक है, जो प्रेमी होते हैं, ठीक है। तो प्रेम में क्या क्या कष्ट होता है, उसके सबसे बड़े क्या है, कवि हैं। समझ में आ रहा है, यानी उस बात को बताते हैं कि देखिए कि क्या क्या कष्ट हो रहा है, ठीक है, इन चीजों का ये उल्लेख करते हैं। इसलिए इनको प्रेम के पीर के कवि कहते हैं। समझ में आ रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जायसी कैसे कवि हैं, तो प्रेम के पीर के कवि, ठीक है। अब आगे बढ़िए, कविता का जो है समझते कविता को। अभी यहाँ पे क्या है, कौन हंस रहा है, अब समझो, सार देख के हंस रहे हो, हिंदी वाला। सार का मतलब उसका संक्षेप रूप, कैसे तुमको लिखना है, ठीक है। तो देखो, अगर आगे जैसे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी,
ये आता है कि इसका सार लिखें या इसका भावार्थ लिखें, ठीक है, या इसको स्पष्ट करें। तो तुमको कैसे लिखना होगा? लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां मतलब ऊपर वाली ये जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। किससे लिया गया है? पद्मावत से। अब एक चीज और क्लियर हुआ, अभी हम लोग जो कड़बक जो कविता पढ़ रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से आया हुआ है। ये अलग कोई चैप्टर नहीं है, अलग कोई बुक नहीं है, बस पद्मावत जो इनका बुक है जो बताएं कि बहुत फेमस है, उसमें से क्या किया गया, उसमें से एक चैप्टर को बाहर निकालकर आपके किताब में दे दिया गया। यानी ये जो हम लोग पढ़ रहे कड़बक, ये कहाँ से आया है? पद्मावत से आया हुआ है। वही कह रहा है कि उपरोक्त पंक्तियां, ये वाली जो पंक्तियां हैं, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के जो रचित महाकाव्य है, ठीक है, पद्मावत से लिया गया है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि एक नयन होते हुए भी क्या है? गुणवान है। यानी जब भी देखो, जब भी अगर मलिक मोहम्मद जायसी जी के कोई पंक्ति का कविता का कोई पंक्ति दे देगा और उसको कहेगा इसके भावार्थ लिखिए या इसको स्पष्ट कीजिए, तो इतना आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। कितना? यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, ठीक है। ये सिर्फ इनकी कविता की बात नहीं कर रहे, कोई भी कविता हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो पहला जो है, पहला लाइन क्या कर रहा है? पहला लाइन कर रहा है कि एक नैन, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जी एक आंख से क्या थे? अंधे थे। तो कह रहे हैं कि एक नैन यानी एक ही इनका क्या था? आंख था, ठीक है, एक ही इनका आंख था। कवि मोहम्मद यानी जो मोहम्मद जी हैं, कौन मोहम्मद? तो मलिक मोहम्मद जायसी, उनका एक ही आंख है। क्या है? एक ही आंखें, फिर भी कैसे हैं? गुणी हैं। फिर भी कैसे हैं? गुणी है। गुणी मतलब गुणवान है, उनके अंदर गुण है। क्या है? उनके अंदर गुण है, ठीक है। फिर कह रहे कि सोई विमोहा जय कवि सुनी, चूंकि एक आंख के होते हुए भी मोहम्मद जी क्या है? गुणवान है, उनके अंदर गुण है, ठीक है। जिसके चलते सोई जो भी व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है? विमोहा। विमोहा मतलब मोह में पड़ जाना। मोह किसमें पड़ जाना? मोह में पड़ जाना। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी चूंकि एक ही आंख के हैं, एक ही नैन है उनका, तो एक ही नैन होने के बावजूद भी वो गुणवान है, और उनके गुण के चलते इतने गुणवान है कि इनके गुण के चलते जब कभी भी ये क्या करते हैं? कविता सुनाते हैं। जब कभी भी कविता सुनाते हैं तो जो व्यक्ति इनकी कविता को सुनता है वह क्या हो जाता है? मुंह में पड़ जाता है, मोहित हो जाता है कि एक आंख के अंधे होने के बावजूद भी मलिक जी इतना अच्छा जो है कविता कैसे सुना देते हैं, या इतना अच्छा कविता कैसे गा लेते हैं या लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है? पहला पंक्ति तो वही कह रहा है कि इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक नैन होते हुए भी, क्योंकि कवि क्या है? एक इनका आंख है, तो एक नैन होते हुए भी जायसी कैसे हैं? गुणवान है। कैसे गुणवान है? इनके अंदर कविता लिखने पढ़ने की क्या है? गुण है। जो भी जायसी की कविता को सुनता है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की कविता को कोई भी व्यक्ति सुनता है, वो क्या हो जाता है? वह मोहित हो जाता है कि वाह कितना अच्छा बात है। आदमी भले ही आंख से का है, एक आंख से अंधा है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कोई कविता क्या करेगा? पढ़ लेगा, गा लेगा या लिख लेगा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। अब देखिए दूसरा पंक्ति क्या कर रहा है, ध्यान से समझना है। दूसरा पंक्ति कहता है कि चांद जस जैस जग विधि अवतारा। अवतारा का मतलब होता है उतारा, ठीक है। और चांद आप लोग जानते हैं चंद्रमा। जैस का मतलब जैसा या जैसे, और जग मतलब जानते हैं ना? जग का मतलब क्या हो जाएगा? जग का मतलब संसार। क्या हो जाएगा? संसार। अब विधि मतलब क्या हो जाएगा? तरीका। और समझिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, यानी जिस तरह से जो चंद्रमा है, जिस तरह से चंद्रमा है, उस चंद्रमा को इस संसार में क्या किया गया? उतारा गया। मतलब
ईश्वर ने क्या किया, जिस तरह से चंद्रमा को इस पृथ्वी पर लेकर आया, मतलब कि इस ब्रह्मांड में उसको लेकर आया, उतारा, ठीक ना, उसी तरह से क्या हुआ, उसी तरह से ये जो जायसी जी हैं उनका भी जन्म हुआ है। समझाने का प्रयास कर रहे हैं जायसी जी कि देखिए, जिस तरह से जग में, संसार में चांद को उतारा गया है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी इस जग में क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है ना। दीनह कलंक किन्हीं उजियारा, कह रहे हैं कि देखो, चूंकि चांद इस संसार में आया है, इस ब्रह्मांड में आया है, उसको भी भगवान ने क्या किया है, उतारा है, जन्म दिया है। तो भगवान को जन्म देने के बाद भी क्या है, उस चांद में क्या है, कलंक है। कलंक मतलब दाग है, उस चांद में क्या है, दाग है। उसी तरह से भगवान ने मेरा भी क्या किया है, जन्म दिया है, उसने मुझे इस संसार में उतारा है। तो मेरे अंदर भी क्या है, मेरे अंदर भी कलंक है। तो ये कह रहे हैं कि चंद्रमा के अंदर कलंक होने के बाद, दाग होने के बाद भी वो क्या करता है, उजियारा करता है। उजियारा मतलब उजाला करता है। यानी इतनी दाग होने के बावजूद भी अगर चंद्रमा अगर रात को बाहर आ जाता है, उदय हो जाता है, तो क्या होता है, प्रकाश जो पृथ्वी पर हल्का फुल्का आने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि देखो, जैसे चांद का जन्म हुआ इस जग में, उसको उतारा गया, उसी तरह से मेरा भी इस संसार में जन्म हुआ, यानी मुझे भी उतारा गया है। जिस तरह से चंद्रमा में दाग होने के बावजूद भी वो क्या करता है, संसार को प्रकाशित करता है, उजाला प्रदान करता है, सेम उसी तरह से मेरे अंदर भी कलंक है, दाग है, फिर भी मैं क्या करता हूं, संसार को प्रकाशित करने का काम करता हूं। यानी अपनी कविता के माध्यम से लोगों का क्या करता हूं, मार्गदर्शन करता हूं, लोगों को उनका रास्ता दिखाता हूं। समझ में आ रहा है। अब देखो फिर कह रहे कि जग सूझा एक ही नैना, यानी ये जो जग है, संसार है, वो क्या किया, ये संसार जो है कवि को कैसे जानता है, जग सूझा, सूझा मतलब जाना या समझा, सूझा मतलब जाना या समझा। तो ये जो संसार है, जो जग है, यह कवि को कैसे जानता है, तो एक कई मतलब एक, नैना मतलब नैन या आंख। यानी कवि करें कि देखो, ये जो संसार है, जो जग है, यह मुझे एक ही नैन से जानता है। ये जो संसार के जो लोग हैं वो जानते हैं कि कबीर जी के पास क्या है, सिर्फ एक ही आंख है। ठीक है ना। उवा सुख अस नखत न महा, फिर कह रहे हैं कि उवा सुख, सुख मतलब शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है, देखे शुक्र ग्रह, शाम को समय सबसे पहले जो तारा उदय होता है, जो दिखाई पड़ता है, वह शुक्र ग्रह होता है। तो कह रहा है कि देखो, ये संसार मुझे सिर्फ एक ही आंख से पहचानता है। अगर मेरा कोई फोटो देखेगा तो उसमें जान जाएगा कि मेरा एक आंख है, और पहचान लेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। जिस तरह से शुक्र ग्रह क्या करता है, सभी तारों में नखत महा, यानी सभी तारों में सबसे पहले उदय होता है, और क्या करता है, सभी तारों के बीच अधिक प्रकाशित होता है। अधिक को क्या करता है, प्रकाशित होता है, नहीं अधिक प्रकाश देता है। उसी तरह से एक आंख के होते हुए बावजूद भी मैं भी क्या करता हूं, मैं भी लोगों का मार्गदर्शन करता हूं, उनको पथ दिखाता हूं, उनको रास्ता बतलाता हूं। समझ में आ रहा है। यानी इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं कि देखो, ये संसार मुझे सिर्फ एक ही आंख से जानता है। ये संसार जानता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पास सिर्फ एक आंख है। जिस तरह से शुक्र ग्रह क्या करता है, जिस तरह से शुक्र ग्रह सबसे पहले तारों में सबसे ज्यादा क्या होता है, चमकीला होता है। चमकीला यानी तारों में सबसे अधिक चमकता है। उसी तरह से एक आंख के होने के बावजूद भी लोग मुझे कवि में सबसे ज्यादा जानते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ो, इधर ध्यान दो। ठीक है, इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ है, कवि कह रहे, देखो कवि कह रहे हैं कि फिर भी कवि चांद की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। ठीक है। यानी कवि क्या कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि देखो, चांद में कवि है, वैसे मेरे अंदर भी कवि है। जिस तरह से चांद
जब बाहर आ जाता है रात में, जब उदय हो जाता है तो पूरे संसार को क्या करता है, प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह से मैं भी क्या करता हूँ, और मैं भी इस संसार को प्रकाशित करने का काम करता हूँ। किस प्रकार, जिस प्रकार अकेला शुक्र ग्रहों के बीच, तारों के बीच उदित करता है, यानी इतने सारे तारे जो है रात को उदय होते रहते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चमकीला तारा होता है वो कौन होता है, शुक्र। यानी इतना तारा होने के बावजूद भी हम लोग पहचान लेते हैं कि देखो ये जो फलाना जो तारा है वह शुक्र है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जान जाते हैं कविता को देखकर कि इतने सारे कवि हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। या सबसे अच्छा कविता किनका है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का। कह रहे कि उसी प्रकार कभी भी एक आंख के होते हुए भी पूरे संसार को क्या करे, भली बाती समझ लिया, इस संसार को अच्छा से जान लिया है। चलिए आगे देखिए, अगला जो आपका पंक्ति है इधर बातचीत में, अगला पंक्ति में कह रहे हैं कि जौ लही अंबही डाभ न होई। अब देखिए, जौ लही अंबही डाभ न होई। अब ये डाभ का मतलब क्या होता है, डाभ, डाभ का मतलब होता है मंजरी। मंजरी मतलब जानते हो, कौन को जानता है मंजरी का अर्थ, मंजरी नहीं पता, मंजरी मतलब मोजर, मंजरी मतलब मोजर। तो कह रहे हैं कि जौ लही, जौ लही मतलब जब तक, देखो जौ लही मतलब जब तक, अंभई मतलब आम, जब तक आम में मंजरी मोजर नहीं लगता है, ठीक ना, डाभ न हुई, ठीक ना, मंजरी नहीं होता है, तो लही सुगंध बसाई न सुई। यानी जब तक आम में मोजर नहीं लगेगा तो लही, यानी तब तक क्या होगा, सुगंध जो है, सुगंध मतलब जो महक होता है, जो सुगंध होता है, बसाई न सोई, तब तक उस पेड़ के अंदर क्या होगा, सुगंध नहीं आएगा। देखते हो जब मुजर लग जाता है तो पेड़ पौधे के एक अंदर जो एक अलग जो है, बगीचे में जाओगे तो अलग महक आता है। तो वही कह रहे हैं कि देखो जब तक आम के पेड़ में मंजरी नहीं आएगा तब तक वो आम का पेड़ के अंदर सुगंध नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक मंजरी नहीं लगती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। इसका मतलब यह है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं हो पाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी सफल होने के लिए क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत करिएगा तभी सफल हो पाइएगा। ठीक है, अब इधर देखो, बाद में बात करते हैं तुमसे पिंटू। चलो अगला जो पंक्ति है, अगला पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पंक्ति दिया है कि न समुद्र पानी जो खारा और तौ अति भऊ असुझ अपारा। अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि न समुद्र पानी जो खारा, यानी ये जो समुद्र है इसका पानी क्या है, पानी खारा है। इसका समुद्र का पानी क्या है, खारा है। खारा मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो अति भऊ असुझ अपारा, असुझ अपारा मतलब, अपार मतलब जिसको पार न किया जा सके। तो कवि क्या कह रहे हैं कि देखिए कि ये जो समुद्र है उसका पानी चूंकि खारा है, इसीलिए ये जो समुद्र क्या है, असुझ और अपार है। असुझ मतलब जिसको समझा ना जा सके, अपार मतलब जिसको पार ना किया जा सके। कह रहे हैं कि देखो अगर समुद्र का पानी खारा न होता तो लोग पता नहीं इसको था लगा लिए होते कि कितना गहरा है, कितना लंबा चौड़ा है। लेकिन चूंकि पानी खरा है इसलिए उसमें ज्यादा समय तक रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और चूंकि ये पानी खरा है इसी के चलते समुद्र का असुझ है, अपार है, बहुत विशाल है। ठीक ना, यानी इसके माध्यम से कभी क्या कहते हैं, इसके माध्यम से कभी कहते हैं कि समुद्र का पानी क्या है, खारा है, तभी वो असुझ और अपार है। अगर खारा न होता तो लोग इसका भी प्रयोग करना शुरू कर देते, लेकिन समुद्र का पानी का प्रयोग नहीं हो पाता है। होता है नहीं, तुम उसको पी नहीं सकते हो, इतना नमकीन होता है, उसमें नमकीला होता है कि उसको तुम पी नहीं सकते हो। अगर वो खारा नहीं होता, यानी नमक की मात्रा नहीं होता, तो उस समुद्र की पानी की मात्रा भी क्या होता,
कम हो जाता है। क्यों कम होता है? तो लोग उसका प्रयोग करना शुरू कर देते। समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है कि समुद्र की पानी अगर खरा है तभी तक वो अशुद्ध और अपार है। इसका मतलब कि जब तक तुम मेहनत करोगे तभी सफल हो पाओगे। जिस दिन मेहनत बंद कर दिए तुम क्या हो जाओगे? खत्म हो जाओगे। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अगला जो पंक्ति है, अगला पंक्ति कह रहा है कि जौ समेरु रसूल विनाशा, रसूल नहीं त्रिशूल शायद होना चाहिए, मिस्टेक है। जौ समेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचनगिरी लगा आकाशा। अब समझिए इसको क्या कह रहा है? कह रहा है कि जौ, जब तक समेरु, समेरु क्या है? समेरु पर्वत है, एक पर्वत है जिसका नाम समेरु है। तो कह रहा है कि देखो, जब तक इस समेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाशा मतलब विनाश नहीं किया गया, विनाश नहीं किया गया, भाग कंचनगिरी, तब तक यह जो है समेरु पर्वत कंचनगिरी, यानी कंचन मतलब क्या होता है? कंचन का मतलब होता है सोना, ठीक है, सोना लगा आकाशा। तो ऐसा मानना है, कहा जाता है, ठीक है। उधर अरविंद बोर्ड पे रात भर तुम लोग जगते हो, दिन भर सोते हो, ठीक है। और समझिए ध्यान से, तेज इधर ये कह रहे हैं कि जब तक जो है ऐसा मानना है कि बहुत साल पहले शंकर जी ने क्या किया था? शंकर जी ने समेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश कर दिया था, त्रिशूल से विनाश कर दिया था। और त्रिशूल से विनाश करने के कारण ही वह जो पर्वत था, वह जो पर्वत था वो कैसा हो गया? सोने का बना था, ठीक है। ऐसा मानना है। ये कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे और इसको हम जानते भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही कहा गया है कि जब जो है समेरु पर्वत को शंकर जी ने अपने त्रिशूल से विनाश किया, तभी वह समेरु पर्वत क्या बना? कंचनगिरी बना, यानी सोने का हुआ। यानी अगर उसका विनाश त्रिशूल से शंकर जी ने नहीं किया होता तो वह जो समेरु पर्वत था वह सोने का नहीं बनता। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो महाकाव्य पद्मावत से यह पंक्ति चूंकि लिया गया है, और इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि जब तक समेरु पर्वत को नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? यानी जब तक तुम लोग को कूटा पीटा नहीं जाए तब तक तुम लोग रास्ते पर नहीं आओ। समझ में आ रहा है? यही बात है, ठीक है। आगे देखिए, हल्ला नहीं, शोर शराबा नहीं। अब देखिए अगला जो है, ये बहुत अच्छा लाइन है, आपको एग्जाम में भी पूछता है ये वाला, ठीक है। क्या लिखा है? जो लही घड़ी कलंक न पारा। अब यहां पे समझो, अब घड़ी का मतलब होता है घड़ा, घड़ी मतलब घड़ा, ठीक ना। और कांच हो ही नहीं कंचन करा, कंचन मतलब फिर आगे कंचन मतलब सोना, और कांच मतलब, कांच का मतलब है हो गया कच्चा पदार्थ, कांच मतलब कच्चा पदार्थ। अब समझो ध्यान से, कर कि जौ लई घड़ी कलंक न पड़ा, यानी जब तक हम लोग क्या करते हैं, एक घड़े के अंदर, एक घड़े के अंदर ये जो कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको हम लोग एक घड़े के अंदर रख कर उसको आग पर न रखें तब तक वह कच्चा पदार्थ कंचन कारा यानी शुद्ध सोना नहीं बनेगा। अगर तुम लोग जाओगे सुनार के दुकान पर तो देखे होगे सुनार क्या करता है, एक भट्ठी रखता है, एक इतना बड़ा भट्ठी रखता है, और इसमें क्या रखता है? आग रखता है। क्या रखता है? आग। इधर अब इसके बाद जो है एक ऐसा फोफी लिया रहता है, उससे फूकता है और उसके बाद इसमें सोना डालकर उसको पकाने का प्रयास करता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? तो उस सोना को जो है, सोना चूंकि उसके पास इस तरह से आया होगा, एक समझो छोटा ईंट के समान, लेकिन उसको क्या करता है, उसको वह
आकार प्रदान करता है, बाली झुमका जो भी बनाने का प्रयास करता है। कैसे? सून आग पर रखकर। तो वही कह रहा है कि जब तक जो है हम लोग घड़े के अंदर कच्चे पदार्थ को रखकर उसको आग पर गर्म नहीं करेंगे, तब तक वह सोना जो है शुद्ध सोना नहीं बनेगा, वो कच्चा पदार्थ शुद्ध सोना नहीं बनेगा। यानी इसके माध्यम से कभी कहते हैं कि देखो, जब तक जो घड़िया, घड़ी मतलब घड़िया यानी पात्र यानी घड़ा, उस घड़े में जब तक हम लोग सोने को जलाएंगे नहीं, तब तक वह कच्ची धातु नहीं बनेगा, यानी शुद्ध सोना नहीं बनेगा। क्या होगा? शुद्ध सोना नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? यानी शुद्ध सोना बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कच्चे पदार्थ को तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तब वो जाके क्या होगा? शुद्ध सोना बनेगा। यानी अगर मलिक मोहम्मद जायसी जी के जैसा अगर कविता लिखना है तो क्या करना है? तुमको भी तपना पड़ेगा, तुम लोग जलाना पड़ेगा। अब इसका मतलब नहीं कि आगे में जाकर बैठ जाओ, इसका मतलब ये है कि प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2-4 बार प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि थोड़ा बहुत तुम लोग कविता वगैरह लिख पाओ। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कवि कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी कि एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव। यानी कवि कह रहे हैं कि देखिए, सब कोई जानता है कि मेरा क्या है? एक नैन है, एक आंख है, लेकिन एक आंख मेरे कैसे है? दर्पण के जैसा। दर्पण यानी शीशा के जैसा। शीशा में क्या करते हैं हम लोग? अपना मुंह देखते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए, भले मेरा एक ही आंख है, लेकिन ये जो मेरा आंख है एक ही, यह दर्पण के समान है। जिस प्रकार आप दर्पण में अपना चेहरा खुद को देख लेते हैं और जैसा आप रहते हैं वैसा आपका चेहरा दिखा देता है, उसी तरह से मेरा आंख जो है इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है। क्या है? इतना स्वच्छ, इतना साफ है कि आप जैसे हैं उसको वैसा ही बताया जाएगा। ठीक है? यानी मैं किसी के बारे में भेदभाव नहीं करूंगा, मैं जैसा देखता हूं वैसा बोलने का प्रयास करता हूं। इसका मतलब ये है। फिर कह रहे हैं कि सब रूपवंत गही मुख युवा जुआई कई चाओ। फिर कह रहे हैं कि चूंकि मेरा एक आंख है, लेकिन वो कैसा है? दर्पण के समान है। जिस प्रकार आप दर्पण में अपना चेहरा देख लेते हैं, जैसा चेहरा रहेगा वैसा ही बताएगा, उसी प्रकार अगर मैं आपको देखूंगा तो मेरा आंख इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है कि आप जैसा रहेंगे आपको वैसा ही बताने का प्रयास किया जाएगा। फिर कह रहे हैं कि सब रूपवंत, रूपवंत मतलब रूप, रूपवंत मतलब रूप। कह रहे हैं कि सब रूपवंत जो है गहे मुख युवा। सब लोग चूंकि जब मुझे देखते हैं तो इतने लोग खूबसूरत होते हैं, लोग इतने सारे खूबसूरत होते हैं, रूपवंत होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग क्या करते हैं? युवा जीवाई कई चाओ। इसका मतलब यह है कि सभी लोग जो है जब मुझसे मिलते हैं तो मुझसे ज्यादा वो खूबसूरत रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? वो मेरे तरफ अपने जो है टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। मेरे तरफ क्या होता है? मेरे तरफ वो लोग क्या करते हैं? बराबर देखते रहते हैं कि बताइए, इतना जो है एक आंख का काना होने के बावजूद भी मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या है? इतना शानदार जो है कविता लिखते हैं, बातें करते हैं। ठीक है? यानी कि कविता में इतनी गहराई है। ठीक है? यानी समझो कि इनकी बड़े बड़े रूपवान, यानी इतने ज्यादा लोग सुंदर होने के बावजूद भी मलिक मोहम्मद जायसी जी के चरणों में आ जाते हैं और इनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अब तुम सोचो कि हम अब ऐश्वर्या राय हैं, चाहे बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी हैं, तो रूप माने नहीं रखता है। ठीक है? क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं कि रूप माने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर गुण है, अगर आपके अंदर गुण है तो लोग क्या करेंगे? आपके पास आएंगे और आपसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, ये अभी तक हम लोग पढ़े पहला जो है इनकी कविता को 2 भाग में बटा गया। तो पहला खंड पढ़े। ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़ना है दूसरा खंड। इधर 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 ज्यादा नहीं है, अब कम ही है। अब इधर देखो, अब ये जो है
पहला में हम लोग इधर देखो, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो कविता था, तो पहला पद में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में बात किए थे। किसके बारे में? मलिक जी के बारे में बात किए थे। किसके बारे में? मलिक जी के बारे में बात किए थे। अब इनका जो दूसरा पद है, इस पद में हम लोग देखो किसके बारे में बात करेंगे, तो आप लोग पद्मावती का नाम जानते हो, रानी पद्मावती, ठीक है। तो राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, चूंकि आप लोग पढ़े हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कौन कैसे कवि है, तो प्रेम के पीर के कवि हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब समझना है, इधर देखो, कर कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, वो क्या करते हैं, तो कविता को क्या करते हैं, जोड़ कर सुनाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ कर सुनाओ मतलब सुनाते हैं। यानी ऐसा तो है नहीं कविता ऑटोमेटिक भगवान ने बना के दे दिया कि लो और कविता लोगों को सुना दो, ऐसा होता है नहीं। यानी जो कवि होते हैं वो एक एक शब्द को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बनाते हैं और तब उसको सुनाने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम, और पीर का मतलब होता है कि दर्द। कह रहे हैं कि मोहम्मद कवि जोरी सुनवा, मलिक मोहम्मद जायसी जी कविता को जोड़कर सुनाते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति इनकी कविता को सुनता है उस व्यक्ति को प्रेम में जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है, उसका अनुभव होता है। ठीक है। फिर कह रहे कि जोरी लाई रकत के लिए, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं जो उस कविता को, वे अपने कविता को रचने के लिए, लिखने के लिए, बनाने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे? रकत के ले जानते हो आप लोग? ले मतलब जैसे आटा के ले, ठीक है। अब गाना मजा देना कि पता नहीं कौन कौन सा गाना है, उसमें मजा ना, जैसे हम लोग कुछ चिपकाते हैं ना पूजा वूजा में, उसको क्या चिपकाते हैं, अरे पता रखा होता चिपकाते हैं ना कागज वगैरह। तो क्या करते हैं हम लोग, आटा को जैसे कटोरी में क्या करते हैं, पानी डाल के गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें से लगा के तब चिपकाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है कह रहे कि देखो मैं अपनी कविता को बनाने के लिए क्या करता हूँ, रकत, रकत का मतलब खून, रकत मतलब खून, यानी देखो मैं अपने खून का लेई बनाकर तब उस कविता को मैंने जोड़ने का प्रयास करता हूँ। यानी सोचो कितनी गहराई से बात कर रहे हैं कि लोग ऐसे कविता बनाते हैं, लेकिन मुझे अपनी कविता को बनाने के लिए एक एक शब्द को जोड़ने के लिए मैं समझो कि मैं अपना खून का कण जो है बनाकर या ले बनाकर उसको जोड़ रहा हूँ। फिर कह रहे हैं कि गाढ़ी प्रीति, गाढ़ी मतलब गढ़ा, प्रीति मतलब प्रेम, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और फिर उस कविता को बनाने के लिए समझो कि मेरे नैन से क्या निकलता है, जल निकलता है। ठीक है, और उस जल से मैं उस कविता को धोने का प्रयास करता हूं। समझ में आ रहा है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि देखो मैं अपने कविता को जब सुनाता हूं, ठीक है, तो जो व्यक्ति मेरी कविता को सुनता है उसे प्रेम में जो पीड़ा होता है उसको अनुभव करता है, और मैं इस कविता को लिखने के लिए अपने खून की लेई बनाकर तब एक एक शब्द को जोड़ता हूं, और फिर उसे मेरे आंख से जो आंसू आते हैं, जल आते हैं, उस आंसू से मैं इस कविता को धोने का प्रयास करता हूं। ठीक है, यानी ये जो है कवि जी क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। ठीक है, जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम में पीड़ा का अनुभव हुआ है। वही बात हम बोले थे कि जो भी व्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की कविता को सुना है उसे प्रेम में पीड़ा का अनुभव हुआ है। ठीक है, मैंने इस काव्य में रकत के लिए, रक्त यानी खून के लिए लगाकर जोड़ा है, तथा गहरी प्रेम के आंसुओं से क्या किया है, उस जल में मैंने इसको भिगोया है, तब जाके क्या बना है, यह कविता बना है। अब आगे देखिए,
ठीक है, इधर रात भर तुम लोग जाके उधर नाच देखो और क्लास में आके सुतो। क्या जी? बोर्ड पे ध्यान दो। अब आगे कह रहा है कि औ मन जाने कवित अस्कीन्हा मकु या रहे जगत महचिन्हा। कह रहा है कि औ मन, यानी ये जो है कह रहा है कि ये जो कवित है औ मन जानी कवित अस्कीना मकु या रहे जगत मचीना कहाँ सो रतन सेन अति राजा कहाँ सो। इधर देखो, कह रहा है कि मेरे जाने के बाद, ठीक है, मो अनजानी, यानी जो भी व्यक्ति मेरे कविता को पढ़ेगा तो मुझे इस कविता के माध्यम से याद करेगा। किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से याद करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो एक बार जरूर कहेगा कि कविता किसकी है। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से मुझे याद किया जाएगा। ठीक है, भले मैं बाद में रहूं या न रहूं, मकु या रहे, मैं रहूं या न रहूं, मकु या रहे जगत महचीना। चूंकि मेरे जाने के बाद मेरा कविता क्या रहेगा? संसार में रहेगा। और इसी कविता के माध्यम से लोग मुझे क्या करेंगे? चीनेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे। जैसे अभी मलिक मोहम्मद जायसी जी तो नहीं ना है, वो लगभग 1500 के आसपास थी। और कौन सा साल चल रहा है? 2000, लगभग 500 साल हुआ। तो 500 साल के बाद भी उनको लोग जान रहे हैं, उनको लोग समझ रहे हैं। किसके माध्यम से? इनकी कविता के माध्यम से। तो वही कह रहे हैं कि देखो अभी जो मेरा कविता है, ठीक है, यह मेरे जाने के बाद भी कविता रहेगा। और जब कोई भी मेरा कविता को पढ़ेगा इस जगत में, इस संसार में, तो वह इस कविता के माध्यम से मुझे चिन्ह लेगा, पहचान लेगा, जान लेगा मेरे बारे में कि यह कविता किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। फिर कह रहे कि कहाँ सो रतन सेनी असराजा। अब बताओ, कह रहे कि देखो कि एक समय था कि कहाँ पर एक रतन सेन राजा रहता था। कौन रहता था? रतन सेन राजा रहता था। कहाँ सुआ अस्सी बुद्धि उपराजा। और फिर कह रहे हैं कि उसमें रतन सेन राजा के दरबार में एक सुआ जो है उपराजा भी रहता था। लेकिन आज वो लोग क्या है? आज वो लोग नहीं है, आज वो लोग नहीं है। फिर कह रहे हैं, कभी इधर देखो, ध्यान समझो। फिर कभी कह रहे हैं कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो कहाँ रघो जय किनो बखानो। यानी देखो, कभी कह रहे हैं कि देखो एक समय था कि जब रतन सेन राजा रहते थे और उसके समय में एक जो है गुंडा आया। गुंडा मतलब विरोधी, ठीक है, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। तो कह रहे हैं देखो कि एक रतन सेन राजा थे, उनके समय में क्या आया? अलाउद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन सुल्तान आया, राजा आया। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये चूंकि बहुत 100 साल पहले, हजारों साल पहले थे, लेकिन फिर भी आज इनकी क्या होती है? बखान होती है। आज इनकी बखान होती है, इनके बारे में बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन लोगों के बारे में लिखा गया है। एक रतन सेन राजा था राजस्थान में, और उसकी शादी पद्मावती रानी से हुई थी। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया तो आक्रमण किया और क्या किया? उनके जो है राज पर कब्जा कर लिया। ठीक है, रानी को नहीं ले गया था, उसमें जौहर होता था। ठीक है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ तो लोग। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो पद्मावत मूवी देख लेना, उसमें सारा चीज का इसका वर्णन, इसी पे मूवी है वो। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था कि वही कह रहे हैं कि कहाँ शुरू पद्मावती रानी। यानी चूंकि उस समय क्या था? एक पद्मावती नाम की रानी हुआ करती थी। किनकी? रतन सेन की। कोई न रहा जग रही कहानी। अब कह रहे कि देखो आज के समय में ना तो सुल्तान राजा है, ना तो पद्मावती रानी है, ना तो अलाउद्दीन खिलजी है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आज इनका जो है कहानी चल रहा है। क्यों चल रहा है? तो मैंने क्या किया? मैंने इसको लिख दिया, या कोई और भी लिखा है। तो जब तक इसको पढ़ा जाएगा तब तक जो है अलाउद्दीन खिलजी, रतन सेन राजा और पद्मावती रानी के बारे में जिक्र होता रहेगा।
वही कर है कवि, इधर देखो, कवि कर है कि कवि करेंगे जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि मैंने इस संसार में काव्य की रचना यह जानकर किया है कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही होगी। यानी कवि क्या कहते हैं, अगर मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मैंने जो चीज लिख दिया है वह मेरे जाने के बाद भी रहेगा और ये मेरी आखिरी निशानी होगा। ठीक है, अब ना तो रतन सेन राजा है और ना ही रूपवंती पद्मावती रानी है। ठीक है, ना तो वह बुद्धिमान सुआ है और ना ही अलाउद्दीन है, इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। लेकिन फिर भी आज इनकी कहानी इस संसार में रह गई है जिसे पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब बस शायद लास्ट है ये। ठीक है, अब ध्यान से समझो। इधर देखो, फिर कह रहा कि धनी सो पूरक जस कीर्ति जासु फूल परे न मरे न बासो। अब इस लाइन को समझो, ये भी लाइन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब जो न और पूछे लेकिन पूछता है कभी कि ये लाइन क्या करे कि धनी धनवान वो है, पूरक जस कीर्ति जासु, जिसके पास क्या है, कीर्ति है। कीर्ति मतलब क्या था, कीर्ति, कीर्ति मतलब यशस्वी है, इसका तो प्रतिष्ठा। इधर जिसके पास इज्जत है वही क्या है, वही धनी है। इज्जत नहीं है तो धनी नहीं हो, तब क्या हो, तब दरिद्र हो, भिखारी हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि फूल मरे पर मरे न बासु। फिर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार, इधर समझो, जिस प्रकार फूल क्या होता है, खिलने के कुछ समय के बाद फूल जो है वो मर जाता है, मुरझा जाता है, परंतु उसका जो बास होता है, बास मतलब महक, बास मतलब महक, फूल को मुरझा जाने के बाद भी उसका महक खत्म नहीं होता है। उसी प्रकार अगर तुम्हारे पास कीर्ति है, कीर्ति मतलब इज्जत है, प्रतिष्ठा है, ठीक है, तुम यशस्वी हो, ठीक है, तो भले तुम मर जाओ लेकिन तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हारा गुणगान करते रहेंगे, फलाना आदमी बहुत अच्छा था। ठीक है, ठीक ना, तो क्या हुआ, तुम रहे या न रहे तुम्हारा गुणगान हो रहा है। किस प्रकार, जिस प्रकार फूल मर जाने के बाद भी उसका सुगंध खत्म नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे मर जाने के बाद भी, तुम्हारे चले जाने के बाद भी तुम्हारा जो कीर्ति होगा, जो प्रतिष्ठा होगा वो खत्म नहीं होगा। वही कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि वह पुरुष धनवान है, वह आदमी क्या है, बहुत धनी है, बहुत धनवान है। ठीक है, जिसके पास क्या है, कीर्ति है या प्रतिष्ठा है, इस संसार में उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार फूल के मर जाने के बाद भी उसका खुशबू नहीं मरता। समझ में आ रहा है? अब तुमको क्या, अब तुमको सुंदर बनना है कि तुमको कीर्ति चाहिए, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। चाहे तो तुम फेयर लवली लगाओ, नहीं, चाहे बिको टर्मरिक लगाओ, और चाहे तुम परिश्रम का क्या करो, परिश्रम वाला काम करो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। नहीं, फेयर लवली लगाओगे तो क्या होगा, चेहरा चमकेगा। जी, इधर इधर फेयर लवली क्या होगा, चेहरा चमकेगा, लेकिन परिश्रम करो तो क्या होगा, पूरा इधर पूरा जीवन चमकेगा। समझे? अब तुम लोग के ऊपर डिसाइड है कि चेहरा चमकाना है कि जीवन चमकाना है। अब आगे देखिए, नहीं अपने ऊपर है, हमसे गलती हो गया। ठीक है, इधर देखिए, कह रहा कि इधर केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल। यानी इधर समझो, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन कर रहा है कि केई मतलब कोई भी इस जगत को, इस संसार को जस बेचा, बेच नहीं सकता। इस संसार को कोई बेच नहीं सकता है। फिर कह रहा है कोई न लिन्हा जस मोल, और इस संसार का ना तो कोई कीमत है। उधर इस संसार में ना तो इस जगत को कोई बेच सकता है और ना ही कोई संसार का कोई कीमत है। ठीक है, जो यह पढ़े कहानी हम सुबरे दुई बोल। और कह रहे हैं कि संसार में हो सकता है
तुम इसको खरीदने का, बेचने का प्रयास करो, लेकिन तुम्हारे इस संसार में अगर यश न हो तो क्या होगा? तो किसी ने बेचा और ना ही किसी ने खरीदा है। तुम संसार को सोच सकते हो कि संसार को बेचा जा सकता है? तुमको खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन तुमने जो कर्म किया उसको ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो वही करा कि संसार को ना तो कोई जगत को ना तो कोई बेच सकता है और ना ही इसका कोई कीमत हो सकता है। ये क्या अमूल्य है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर जो व्यक्ति यह कहानी को, कविता को मेरा पढ़ेगा, वह क्या करेगा? हम सुबरे दुई बोल, वह क्या करेगा? हम सुबरे दुई बोल, यानी वह मुझे क्या करेगा? 2 शब्दों में याद रखेगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि संसार में यश न तो किसी ने बेचा और ना ही किसी ने खरीदा, यानी संसार में ना तुम अपनी प्रतिष्ठा, यश को तुम बेच सकते हो और ना ही कोई तुमसे खरीद सकता है। ठीक है, और कवि कहते हैं कि जो हमारे खून से लिखी कहानी को पढ़ेगा, हमें क्या करेगा? 2 शब्दों में याद रखेगा कि यह कविता किसकी है? यह कविता देखो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है।